नमस्कार, आप देख रहे हैं पद न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एक और डबल मनी का मामला बालाघाट में उजागर। फॉरेस्ट ट्रेडिंग के नाम पर 80 निवेशकों ने लगाया था करीब 1 करोड़ रुपए। कोतवाली में शिकायत के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। लामता के दिगंबर जैन मंदिर से चोरी किए गए छत्र और भूमंडल वापस मिला। अज्ञात चोर ने माफीनामा लिख छोड़कर गया चोरी की सामग्री। माफीनामा में लिखा, मुझे माफ कर दो। चोरी के चेक में फर्जी साइन कर निकाले 3 लाख रुपए। प्रार्थी दंपति ने एचडीएफसी बैंक पर लगाया मिली भगत का आरोप। धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी नहीं हुआ स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन कम। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। एएसआई डैनी कुरवेती के आत्महत्या का मामला जांच के घेरे में। परिजनों ने डैनी की पत्नी पर लगाया हत्या करवाने का आरोप। आईजी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। साइबर सेल भोपाल में एएसआई के पद पर पदस्थ बालाघाट भटेरा वार्ड नंबर 2 निवासी डिलेश्वर उर्फ डैनी कुरवेती की आत्महत्या वाले मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया, जहां मृतक डैनी के परिजनों ने इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया। जहां उन्होंने डैनी के शव के मिले चोट के निशान के आधार पर उसकी हत्या कर उसका शव तालाब में फेंके जाने की बात कही। वहीं इस मामले में उन्होंने डैनी की पत्नी प्रवीणा कुरवेती पर संदेह जताते हुए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, संदेही पत्नी प्रवीणा कुरवेती से पूछताछ करने और मामले में लिप्त दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की। जहां उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर शुक्रवार को आईजी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटा बहू प्रवीणा कुरवेती के खिलाफ कुछ सबूत पेश कर मामले में वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साइबर सेल भोपाल में एएसआई के पद पर पदस्थ डैनी आत्महत्या नहीं कर सकता, बल्कि उसकी हत्या कर लाश तालाब में फेंकी गई है। आपको बताया कि साइबर सेल भोपाल में एएसआई के पद पर पदस्थ भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी डिलेश्वर उर्फ डैनी का शव भोपाल पुलिस ने 18 अक्टूबर को भोपाल के भदभदा तालाब से बरामद किया था, जिसके तालाब में कूदकर आत्महत्या किए जाने की बात कही जा रही थी, जिस पर डैनी के परिजनों ने आपत्ति जताते हुए डैनी की पत्नी पर शंका जाहिर की, जिन्होंने इस मामले में आत्महत्या होने से इनकार करते हुए उसकी हत्या किए जाने की बात कहते हुए मामले की जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलाने और उन्हें इंसाफ दिलाए जाने की गुहार लगाई। परिवार के साथ सर, हमें हमारे जो मेरे साले साहब हैं, ये दिलेश्वर कुरवेती, उनका 18 तारीख को देहांत हो गया है। तो उसके पर्पस पे हम ये आईजी साहब को सर, ये भोपाल में हुआ है और उनका जो देहांत हुआ है वो संदेहपूर्ण है। तालाब में डूबने से? जी हाँ, भदभदा डैम करके बोलते हैं, वो तालाब भी है। तो वहाँ पे हमको जो पुलिस कार्रवाई हुई है उसके माध्यम से खबर लगी है कि 8 बजे मेरी पत्नी ने सुमन कुरवेती, इसके पास में कॉल गया था कि आपके भाई नहीं रहे। लेकिन 1 बजे तक, उसी दिन 18 तारीख को 1 बजे तक मम्मी से बात हुई और प्रवीणा कुरवेती जो उनकी पत्नी है, उनके बयान के माध्यम से पता चला कि 3 बजे वो ड्यूटी के लिए निकले घर से। तो जो स्पॉट है जहाँ पे उनकी बॉडी मिली है वो करीबन वहाँ से आधा से पौन घंटे का डिस्टेंस है आने जाने में। तो हमको संदेह ये लग रहा है कि अगर 3:30 बजे निकले हैं घर से या पहुँचे हैं वहाँ पे, तो 6 बजे 7 बजे के समथिंग उनकी बॉडी नदी में कैसे बची? तो ये संदेहपूर्ण है और हमें इसका किस पे शक लग रहा है आपको? ये उनकी जो वाइफ है, क्या नाम है उनका? प्रवीणा कुरवेती। कैसे शक जा रहा है उनपे? सर, क्योंकि 8 साल के विवाह के दौरान ये पता चला कि उनका जो आपसी संबंध जो था वो बहुत विवादित था। वो हर परिस्थिति में उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी कि आप परिवार के कांटेक्ट में ना रहें, उनसे कॉल में या फिर आप जाके उनसे ना मिले, कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी हो। उनको हमेशा धमकी दी जाती थी कि अगर तू गया तो मैं ये कदम उठा लूँगी, या तू गया तो मैं तेरे को फंसा दूँगी, या तेरे परिवार को फंसा दूँगी, या मैं मर जाऊँगी। मतलब डबल मनी मामले को लेकर पिछले कई महीनों से बालाघाट जिला पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, जहां किरणापुर लांजी में डबल मनी के खेल का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने इस मामले में लिप्त कुछ आरोपियों और एजेंटों की गिरफ्तारी कर उन पर वैधानिक कार्रवाई की,
तो वहीं किरणापुर लांजी के अलावा भी जिले में डबल मनी के मामले में पृथक तौर पर सामने भी आ रहे हैं, जिन पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। जिसमें से एक मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने नगर के एक निजी होटल के कमरे में पिछले 4-5 माह से चल रहे डबल मनी मामले का खुलासा करते हुए मामले में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने डबल मनी स्कीम के दस्तावेज, नगद 5 लाख रुपए, केनरा और यूको बैंक की पासबुक, 5 चेक बुक, मां नर्मदा फार्मलैंड की 2 सील, 3 मोबाइल, 2 ब्रसर प्लान बुक और 1 लैपटॉप को जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है, जिन्हें शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी 10 माह में पैसे डबल करने का लालच देकर अवैध तौर पर धन एकत्रित करते थे, जहां तीनों आरोपी लोगों को धोखे में रखकर डबल पैसा वापस करने का प्रलोभन देकर अवैध तौर पर लोगों से पैसों को अपने पास जमा कराने और बिना किसी वैधानिक अनुमति के डबल रिटर्न के नाम पर निवेश कराते थे, जिनका यह व्यापार पिछले 4 से 5 माह से नगर के एक निजी होटल में धड़ल्ले से चल रहा था, जिसकी तमाम जानकारी शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। डबल मनी वाले इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सभी तीनों आरोपी बालाघाट नगर के ही बताए जा रहे हैं। यहां पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपियों में बालाघाट के नेमा कॉलोनी वार्ड नंबर 1 निवासी हीरालाल पिता तीरथलाल डेहरिया, सुभाष नगर वार्ड नंबर 13 बूढ़ी निवासी 48 वर्षीय उपेश पिता हुकुमचंद मेश्राम और बैयर रोड देवटोला देवनगर निवासी नंद कुमार पिता पतिराम मंडलेकर के नाम समावेश है। डबल मनी वाले इस नए मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने नगद 5 लाख रुपए, केनरा एवं यूको बैंक की 5 चेक बुक, मां नर्मदा फार्मलैंड के 2 सील, 3 मोबाइल फोन, ब्रासर प्लान बुक और 1 लैपटॉप को जब्त किया। जहां पुलिस ने बरामद किए गए लैपटॉप से भी मामले की जानकारी जुटा रही है ताकि गरीब लोगों की राशि को लौटाया जा सके। हालांकि पुलिस के पास तक इस मामले में निवेशकों के लेन देन का एग्जिट पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास का यह व्यापार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों और एजेंट निवेशकों से अनियमित पैसे जमा करवा रहे थे। फिलहाल पहले राशि दोगुना के मामले उजागर होने के बाद भी दूसरी बार इसी तरह के खेल का संचालन जिले के निवेशकों की अज्ञानता के लेकर एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मामले की संपूर्ण जांच के बाद यह पूरा मामला साफ हो पाएगा। वहीं डबल मनी वाले इस मामले में और भी कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि आरोपी होटल में सेमिनार का आयोजन कर ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के नाम पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगाकर 10 महीने में स्कीम दुगनी करने का लालच देकर पैसा लेते थे, जिनके खिलाफ अनियमित जमा योजना के तहत कार्रवाई की गई। और अभी एक नया फर्म मां नर्मदा के नाम से पता चला संचालित हो रहा है। तो कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई थी कि इस होटल में इस फलाना कमरे में ये लोग रुके हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि भाई आप फार्मलैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को झांसा देने का अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अंदर जो उसकी देसी चीज़ है वो ये लिखी रहती है कि आप लोगों से पैसा कलेक्ट करेंगे और पैसा कलेक्ट करने के बाद आप स्पेसिफिक पीरियड पे उसको एक्स टाइम्स करने का उसको आश्वासन देंगे, चाहे डबल करने का आश्वासन या 3 गुना करने का आश्वासन। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी मोमेंट देख के आपको जब लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बेस हमारा बन चुका है, तो जनरली फिर ये लोग फरार हो जाते हैं या फिर पैसा नहीं दे पाते। जैसे आप कुछ केसेस में आपको पता चल ही रहा होगा कि जो लोग शुरू में ये बता रहे थे कि भाई हम लोग तो जेल में कैसे दे पैसा, वो 4 महीने जेल हो गए, उनके बाहर निकले हुए लेकिन पैसा नहीं दे पाए, क्योंकि ये पूरा स्कीम जो है वो एक ऐसी चीज पे चलता है जो कि टोटल फ्रॉड है। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों ने बताया कि रकम दुगनी का विश्वास दिलाने के लिए आरोपी हीरालाल डेहरिया के माध्यम से स्वयं के नाम पर रजिस्टर्ड मां नर्मदा फार्मलैंड के नाम से दुगनी राशि का चेक देने के बाद 10 महीने के बाद की डेट का जमाकर्ताओं को दिया जा रहा था। डबल मनी के इस खेल में आरोपियों ने अपने एजेंट भी बना रखे थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आरोपियों के द्वारा कुछ एजेंटों को हाल ही नई नवेली बड़ी कंपनी की कार भी दिए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों का पीआर लिया है, जिसे 29 अक्टूबर को पुलिस न्यायालय में पेश करेगी। फिलहाल पुलिस को और भी उम्मीद है कि इस मामले में जुड़ी और भी सिमिलर एक मैटर जो जैसा मैं भी बता रहा हूँ कोतवाली वाले में, तो इसमें हमने कुछ कैश तो सीज किया है।
और जो बट्स एक्ट है, अनियमित जमा प्रतिबंध योजना, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आप बिना स्पेसिफिक अथॉरिटीज की अनुमति के आप लोगों से पैसा नहीं कलेक्ट कर सकते। आपको किसने अधिकार दिया पैसा कलेक्ट करने का? कुछ एग्जेम्पशन है, जैसे कि इंश्योरेंस IFRDA का रेगुलेशंस है, आप इंश्योरेंस कंपनी है, आप मान्यता प्राप्त है, तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कोई सामान्य आदमी लोगों से पैसा नहीं जमा कर सकता। तो ये शिकायत मिलने पर जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं पाए गए। उस आधार पे क्योंकि FIR अपने को जब दर्ज करनी है, प्रथम दृष्टिया बट्स एक्ट का उल्लंघन था, तो हमने FIR इसमें की है। 3 आरोपी राउंड अप किए गए हैं, कुछ कैश भी मिला है, लैपटॉप मिले हैं जिसमें उनके निवेशकों की जानकारी है, बैंक अकाउंट की जानकारी है। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। और लोगों को मैं फिर, और इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत ज़्यादा समय नहीं इसको चले हुआ, ये आई थिंक 6-8 महीने से ही चल रहा है, 3 महीने से। मतलब एक अच्छी कार्रवाई बालाघाट में होने के बाद भी ऐसी चीज़ें आ रही और लोग अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। पर लोगों से फिर से अपील करेंगे हम लोग कि ऐसी कोई भी स्कीम जो आपको पैसा डबल करने का आश्वासन दे, ऐसी स्कीम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। उधर पुलिस के द्वारा शासकीय कर्मचारियों से अपील की गई है कि यदि शासकीय कर्मचारियों ने भी डबल मनी के नाम पर कोई रकम इन्वेस्ट की हो तो वहां भी पुलिस से शिकायत कर सकते हैं, जिनका नाम और पहचान उजागर नहीं की जाएगी। सर, इसमें कुछ निवेशक शासकीय कर्मचारी भी, तो वो भी असमंजस की स्थिति में है कि हम अगर FIR करते हैं तो हम पे कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। मैंने पहले भी बहुत बार क्लियर किया है, और इनफैक्ट कुछ शासकीय सेवक हमारे पास आना शुरू नहीं हुए। ये एक तरह से आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड में कहीं पर भी लीगल प्रोविजन नहीं, आप मार्केट में घूम रहे, आपकी जेब कट गई, तो मैं आपको बोल के जरूर मारूंगा कि साले तुम्हारी जेब क्यों कटी हुई थी। उसकी जेब कटी है तो जिस जेब काटा मेरा काम उसको पकड़ना है, और लीगली कहीं पे ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कोई विभागीय या पुलिस की कार्रवाई कर सकूं। तो इसमें तो मेरा जितने भी शासकीय सेवक है, मुझे पता नहीं कौन कौन है, पर मैं चाहता हूँ खुद ऐसा, चाहे वो किसी भी विभाग के हो सकते हैं, किसी विभाग के सामने आइए। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता के बाद शिकायतकर्ता नगर के वार्ड नंबर 11 निवासी सौरभ लोधी ने बताया कि भटेरा रोड स्थित एक निजी होटल में चल रहे डबल मनी के इस व्यापार की सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी, जहां डबल मनी के इस व्यापार में युवाओं को प्रलोभन देकर फंसाने का काम किया जा रहा था। युवाओं ने इसकी शिकायत उनसे की थी, जिस पर उन्होंने भी होटल में आयोजित सेमिनार में शिरकत कर मामले का संज्ञान लिया था। यहाँ आरोपियों के द्वारा 10 माह में पैसे डबल करने का प्रलोभन देकर लोगों से राशि जमा करवाई जा रही थी। वहीं युवाओं को एजेंट बनने के लिए कहा जा रहा था। जहां मामला फर्जी होने का संज्ञान लेकर उन्होंने इस पूरे मामले की लिखित में शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने होटल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर डबल मनी मामले का खुलासा किया है। बालाघाट जिले के एक निजी होटल में मुझे जानकारी लगी थी कि रुपए को डबल करने के लिए बालाघाट जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को होटल सीटेल पैलेस बुलाकर प्रलोभन दिया जा रहा है। मुझे लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। दिनांक 22 तारीख को भी मेरे घर में कुछ युवा बालाघाट जिले के जो शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि एक डहरिया मंडलेकर, उपेश मेश्राम, हीरालाल डहरिया, नंद कुमार मंडलेकर और उपेश मेश्राम, ये 3 लोग रुके हुए और वो सेमिनार करके जो भी 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए 10 महीने में करके देने की बात कर रहे। तो मुझे जब उनने सेमिनार की बताया तो मैं भी 23 तारीख को सेमिनार में गया और देखा कि लगभग पूरा जो इनका फंडा था पूरा फर्जी लगा। मैंने त्वरित इसमें पुलिस प्रशासन को अवगत कराया और साथ ही लिखी शिकायत किया। विगत लंबे समय से KG1 से लेकर कक्षा 8वीं तक बच्चों के बस्ते के वजन कम करने को लेकर अनेकों बार नई नीतियां सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा सका, जिसके चलते भारी भरकम बस्ता लाद कर कक्षा 8वीं तक के बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर थे, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक आदेश जारी कर 28 अक्टूबर से बस्ते का वजन कम करने के निर्देश दिए थे। निजी व शासकीय स्कूलों के बच्चों के बस्ते का वजन कम करने के लिए जारी किए गए इस निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी जारी की गई थी। बावजूद इसके कि नगर के विभिन्न शासकीय व अशासकीय स्कूलों में मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन होते नहीं दिखाई दे रहा है।
जहां पहले दिन ही कई निजी व शासकीय स्कूलों के बच्चे भारी भरकम बैग लाद कर स्कूल और घर के बीच आवागमन करते हुए नजर आए। जहां नगर के कई निजी व शासकीय स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं किया और न ही जिला शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी प्रदेश सरकार के इस आदेश का पालन करते हुए नजर आए। वहीं शिक्षा विभाग के अमले ने भी किसी प्रकार पर कोई कार्रवाई नहीं की। जहां इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मामले का संज्ञान लेने और आदेश का पालन न होने पर वैधानिक कार्रवाई कर रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही। स्कूल बैग पॉलिसी के अंतर्गत सभी विद्यालयों के प्रधान पाठक और उनके प्राचार्य और उनके संचालकों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और जो अशासकीय विद्यालय हैं इनके यूनियन ने भी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी इन्होंने दी है कि हम बच्चों के बैग और उनके जो वर्कबुक जिसके कारण से कि बैग का वजन अधिक हो रहा था हम उसको विद्यालय में रखवा रहे हैं और यही विद्यालय में ही कार्य करा रहे हैं। रही बात हमारे शासकीय स्कूलों के लिए और अशासकीय स्कूलों से भी संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बीआरसी और जन शिक्षक इसकी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निरीक्षण के दौरान अगर मान लीजिए कहीं ऐसी कोई अगर अनियमितता पाई जाती है तो इस संबंध में कलेक्टर साहब के संज्ञान में हम लोग जरूर इस बात को लाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई अधिक पुस्तकों को लेकर के बैग का परिवहन बच्चों द्वारा किए जाने से संबंधित कोई ऐसे हमारे पास अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सर निरीक्षण ही नहीं हुआ तो शिकायत कहाँ से मिलेगी? सबसे पहली बात तो ये है, देखिए हमारे बीआरसी और जन शिक्षक हमेशा विद्यालयों में जाते रहते हैं, उन लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि वो सतत इसकी भी अपने विद्यालय की मॉनिटरिंग के साथ स्कूल बैग पॉलिसी के नियमों का भी वो वहाँ पर पालन करें। थाना लामता बाजार चौक स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 24 अक्टूबर सोमवार की रात को अज्ञात चोरों ने जैन मंदिर से चांदी के 9 छत, 1 चांदी का भामंडल और 3 पीतल के भामंडल चुरा ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना लामता में जैन समाज के द्वारा कराई गई थी। जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर एक टीम गठित की गई थी, जो लगातार क्षेत्र में गति एवं बारीकी से साक्ष्य जुटाकर पूर्व में चोरी के आरोपी एवं संदिग्धों से लगातार चोरी की इस घटना को लेकर पूछताछ कर रही थी। वहीं चोरी संबंधित लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे थे, जिससे घबराकर अज्ञात आरोपी ने जैन मंदिर से चोरी किए गए छत एवं भवमंडल माफीनामा पत्र के साथ सफेद रंग लाल बॉर्डर के थैले में वार्ड नंबर 9 प्रवीण जैन के मकान के सामने ग्राम पंचायत के नल के गड्ढे में रखा गया था, जिसमें अज्ञात चोर ने अपने आप को लामता निवासी बताते हुए चोरी की इस वारदात के लिए माफी मांगी गई थी और माफीनामा पत्र लिखकर वहां से भाग गया था। बताया जा रहा है कि जैन परिवार इस नल के पास गड्ढे में सफाई करते हैं। रोजाना की तरह ही जैन परिवार शुक्रवार को भी उस नल के गड्ढे की सफाई करने गए तो उन्होंने नल के गड्ढे के भीतर एक थैला रखा हुआ उन्हें दिखाई दिया, जिसे लकड़ी से खोला गया तो उस थैले में जैन मंदिर के चोरी किए गए सामग्री उन्हें दिखाई दी, जिसकी जानकारी जैन समाज के द्वारा तुरंत ही लामता पुलिस को दी गई और समस्त जैन बंधुओं ने एकत्रित होकर पुलिस विभाग से सामान की शिनाख्त कराकर समस्त सामग्री को पुनः जैन मंदिर में पहुंचाया। बताया जा रहा है कि अज्ञात आरोपी ने माफीनामे में चोरी करना स्वीकार किया, जिसने स्वयं को लामता निवासी बताया। माफीनामा में माफ करने की बात कहते हुए थैले में रखे सामान को जैन समाज तक पहुंचाने की बात लिखी गई थी, जिस पर मामला पुलिस के संज्ञान में लाकर मंदिर से चोरी उक्त सामान को पुनः मंदिर में पहुंचाया गया, जहां चोरी का सामान मिल जाने से सकल जैन समाज ने अपनी खुशी जताते हुए आभार व्यक्त किया। घटनाक्रम देखिए, दिनांक 24 तारीख की रात्रि की घटनाक्रम है। थाना लामटा अंतर्गत जैन मंदिर है। उस जैन मंदिर में रात में एक चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट सुबह आई थी। इसमें अपराध क्रमांक 115/22 थाना लामटा में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान जितने भी पुराने चोर हैं, चाहे वो लामटा के हो, चांगोपाला के, परसवाड़ा के हो, साथ ही बमनी और सिवनी के भी, इनके संबंध में पूछताछ की जा रही थी। और चूंकि आप जानते हैं मंदिर में चोरी होना एक गंभीर घटना के रूप में लिया जाता है, तो पुलिस टीम बनाकर एसडीओपी परसवाड़ा के निर्देशन में लगातार इस पर पूछताछ की जा रही थी। इसी तारतम्य में आज सवेरे ज्ञात हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा या यूं कहें कि चोर के द्वारा लामटा थाने के बाहर में एक गड्ढे के अंदर जितने भी जेवरात जो चोरी गए थे, भगवान के जो मुकुट वगैरह थे, उनको जो है रखकर और एक उसमें पत्र उसके द्वारा छोड़ा गया है। तो अभी उस पत्र को भी जब्त किया गया है और जेवर भी जब्त कर मंदिर समिति को वापस किए जाएंगे।
सर पत्र में क्या लिखा था सर? उसके द्वारा जिसमें माफीनामा लिखा गया है कि उसने चोरी की है, उससे पाप हो गया है, जिसके कारण वो परेशान है और वो लामटन का क्षेत्र का निवासी है, ऐसा उसके द्वारा लेख किया गया। परंतु हो भी सकता है कि ये पुलिस को ध्यान भटकाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए लिखा गया हो। इस संबंध में भी पूरी विवेचना करेंगे कि आखिर वो चोर कौन था, हम चोर के बारे में पतासाजी करेंगे। ठीक। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दुर्ग बालाघाट रोड पर स्थित ग्राम मिरेगांव के श्री सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप के सामने 28 अक्टूबर को प्रातः 10:30 बजे सब्जी से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप वाहन के चालक व हमाल घायल हो गए, जिनका लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा के सब्जी व्यापारी का पिकअप वाहन प्रतिदिन बालाघाट जाता है, जहां से थोक में सब्जियां खरीदकर लालबरा लाया जाता है। और प्रतिदिन की तरह 28 अक्टूबर को प्रातः में पिकअप वाहन से चालक फारूक शेख, जावेद, सोनू व हमालों के साथ बालाघाट सब्जी मंडी सब्जी लेने गए थे, जहां से टमाटर, आलू सहित सभी प्रकार की सब्जियों को लेकर वे लालबरा आ रहे थे। तभी लगभग 10:30 बजे के आसपास लालबरा की ओर जा रहे अज्ञात 4 पहिया वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मिरेगांव स्थित पेट्रोल पंप के पास पिकअप वाहन को कट मारकर फरार हो गया, जिससे सब्जियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। अगर उक्त पिकअप समीप से स्थित पेड़ से टकरा जाता तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था, परंतु पिकअप वाहन रोड किनारे पलटा, जिससे ड्राइवर व 3-4 हमाल घायल हो गए एवं सब्जियां रोड में गिरने से कुछ खराब भी हुई। इस दौरान बालाघाट डीआईजी अनुराग शर्मा अपने वाहन से लालबरा होते हुए सिवनी की ओर जा रहे थे, जिन्होंने घटनास्थल पर रुककर घटना की जानकारी ली। सभी घायलों को अपने वाहन से लालबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती किया, जहां घायलों का उपचार जारी है। पिकअप वाहन के पलटने से बघौली निवासी ड्राइवर फारूक शेख 30 वर्ष, राजू माने सहित अन्य 2 लोगों को हाथ, पैर व सर में अंदरूनी चोटें आई है, जिनका उपचार लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। बालाघाट से लालबरा सब्जी मंडी ला रहा था, उधर से मैं आ रहा था, इधर से कार जा रही थी। आप क्या लेके आ रहे थे? सब्जी का पिकअप में जी। फिर क्या हुआ? मैं जब आ रहा था इधर से कार जा रही थी, उसका साइड क्लच टकराया, मैं बचाने चक्कर मेरी गाड़ी अलमेरा होकर पलट गई। नगर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित HDFC बैंक में फर्जी साइन किए गए चेक के आधार पर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का एक ताजा मामला सामने आया, जिसमें ठगी का शिकार हुई महिला ठेकेदार और उनके सरपंच पति ने बैंक प्रबंधन पर आरोपी के साथ मिली भगत करके उन्हें 3 लाख रुपए की शपथ लगाने का आरोप लगाया। जहां चोरी के चेक में फर्जी साइन कर उनके अकाउंट से 3 लाख रुपए निकालने की शिकायत उन्होंने कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई है। जहां चोरी के चेक में फर्जी साइन कर उनके अकाउंट से 3 लाख रुपए निकालने की शिकायत उन्होंने कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई, वहीं धोखाधड़ी होने के विरोध में मजदूरों के साथ बैंक के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। यहां थाने में की गई शिकायत में महिला ठेकेदार के सरपंच पति ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने, चेक में फर्जी साइन कर खाते से निकाले गए उनकी 3 लाख रुपए की रकम को वापस कराने और धोखाधड़ी में शामिल सभी आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें उचित सजा दिलाए जाने की मांग की। जहां उन्होंने मांग पूरी न होने तक उनका यह धरना प्रदर्शन शुरू रहने की चेतावनी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील वारासुनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पदमपुर निवासी 50 वर्षीय महिला श्रीमती कौशल्यापति मंगरूला लीलारे का शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन नामक एक फर्म है, जो फर्म के माध्यम से ठेकेदारी का काम करते हैं। हाल ही में PWD विभाग के एक शासकीय टेंडर का कार्य उन्होंने पूरा किया था, जिसके एवज में विभाग के द्वारा फर्म के खाते में 3,30,000 रुपये का भुगतान किया गया था। जहां बैंक में जमा पैसों को निकालकर ठेकेदार कौशल्या के द्वारा मजदूरों मटेरियल का भुगतान किया जाना था। जब वे अपने सरपंच पति के साथ पैसे निकालने के लिए HDFC बैंक पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से पहले ही किसी ने 3 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से निकाल ली है। जब उन्होंने उक्त चेक के बारे में पतासाजी की तो उन्हें पता चला कि कभी उनके फर्म के माध्यम से छोटा मोटा काम ठेके पर लेने वाले रेलवे स्टेशन रोड निवासी दीपक अग्रवाल नामक व्यक्ति ने उक्त राशि चेक के माध्यम से उनके खाते से निकाली है, जिसमें दीपक अग्रवाल ने उनका चेक क्रमांक 47 चोरी कर उस चेक में फर्जी साइन कर 3 लाख रुपए की राशि का आहरण कर लिया। जब चेक में करी गई साइन मिलाई गई तो वह पूर्ण रूप से फर्जी पाई गई और उस फर्जी साइन के आधार पर ही बैंक ने दीपक अग्रवाल नामक व्यक्ति को 3 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। यह जानकारी लगते ही बैंक में बवाल मच गया, जहां ठेकेदार दंपति हंगामा मचाते हुए अपने मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए और उन्होंने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की थी, जिन्होंने चेक चोरी कर फर्जी साइन के आधार पर बैंक से पैसे निकालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका पैसा वापस दिलाने की मांग की। तो वहीं उन्होंने बैंक प्रबंधन पर भी आरोपी के साथ मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया।
जिन्होंने मामले की जांच कर उनका पैसा वापस दिलाए जाने और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन शुरू रखने की चेतावनी दी। यहाँ पे आपके साथ में धोखाधड़ी हो गई, क्या मामला? सर मुझे शुक्रवार को विभाग से चेक मिला था। कौन से विभाग से? PWD। सर मैं हमारी पत्नी है, ये फर्म के प्रोप्राइटर है और इन्हीं के नाम से कंस्ट्रक्शन है हमारा। तो हम शासन के काम टेंडर के माध्यम से लेते हैं और उस काम का शासकीय तौर पे मूल्यांकन होकर के हमको पैसे मिलता है। उसकी राशि सर हमको शुक्रवार को 3,30,000 रुपये मिली थी। माननीय कलेक्टर जी के यहाँ से ट्रेजरी से हमारे खाते में ट्रांसफर हुई थी शुक्रवार 5 बजे। अब हम शनिवार यहाँ बैंक में आए तो शनिवार के दिन चौथा शनिवार के कारण इनकी बैंक बंद थी। हम वापस चले गए क्योंकि वो हम इसलिए शनिवार को आए थे कि त्योहार के पहले हमारे जितने भी काम करने वाले मजदूर है सबको पेमेंट करना था। जिससे हमने सामग्री ली थी, क्रय की थी, उनको भी पेमेंट करना था क्योंकि त्योहार के पहले सबको पेमेंट की आवश्यकता रहती। तो उस दिन पेमेंट नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर रविवार आया, चौथे दिन सोमवार लक्ष्मी पूजा थी, उस दिन बैंक बंद थी इनकी। मंगलवार के दिन हमारे गांव में सर बुधवार के दिन कोई कार्यक्रम नहीं होती, इसलिए एक दिन पहले कार्यक्रम होता है। अब गांव का सरपंच हूं मैं, गांव का प्रथम व्यक्ति होने के नाते गांव के पब्लिक के साथ में त्योहार में मुझे रहना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सका। अब सर मैं नेक्स्ट दिन बुधवार को यहाँ जब आया, मैंने अपना मैडम ने चेक भरा 2.5 लाख रुपए का लोगों का लेन देन के लिए। तो जब हमने 2.5 लाख रुपए का चेक दिए तो इनने बोले कि कैशियर के द्वारा बोला गया कि आपका पेमेंट हो चुका। तो मैंने कहा पेमेंट हमने लिए नहीं, कैसे हो गया? तो फिर इनने अपने संबंधित अधिकारी के पास में भेजी। हम गए वहाँ तो उनने फिर वो लाए तो वो चेक दीपक अग्रवाल के नाम से इनने बताया कि दीपक अग्रवाल ने वो पेमेंट ले लिया। आपने उनको बेरल चेक दिए होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा उनको बेरल चेक नहीं दी गई है उनने। और मैडम की उस चेक पे मैडम की साइन नहीं है, उनने डुप्लीकेट साइन मारा है। और चेक पे अभी तक हमारे जो भी चेक यहाँ से आहरण हुआ है उस पे हमारे फर्म की सील लगी है। और ये पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद में पेमेंट हमको करते हैं। और इनने इतना इलीगल तौर से कैसे पेमेंट कर दी? आप जानते हैं कि दीपक अग्रवाल? हाँ जानता हूँ सर। कौन है ये दीपक अग्रवाल यहीं रेलवे स्टेशन पे घर है इसका। तो आपके कोई संबंध है या कोई आपसे लेन देन? मेरे यहाँ काम करने आता था 1.5 साल के पहले मेरे यहाँ काम किया इसने। जैसे हमने इसको प्लास्टर का ठेका दे दिए या कुछ ऐसा दे दिए, ऐसा ये छोटे मोटे काम हमारे पास में करता था। तो आपका चेक उनके पास कैसे गया फिर? सर वो हमारे पास में आना जाना था, 50 पत्ते की चेक थी, एक पत्ता उसने चुरा लिया। अगर हमारे द्वारा चेक दी जाती तो उसपे हमारी सील फर्म की लगती है और साइन करते हैं। ऐसी चेक हम इशू करते हैं लोगों को। अभी बैंक प्रबंधन से आपने बात की तो क्या कहना है इनका? वो बोल रहे हैं कि ये मैच नहीं खा रही है, ये इलीगल है। तो मैंने कहा सर आपने इतना इलीगल पेमेंट कैसे कर दी? तो बोल रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जिसने पेमेंट किया उसकी है, हम उनसे वसूल करके आपको हम पेमेंट कर देंगे, आप हमको 2 दिन का समय दो। आज तीसरा दिन है, उसके बाद में भी टाल मटोल कर रहे हैं, इसलिए संदेह हो रहा है कि इनकी मिली भगत के बगैर ऐसा पेमेंट नहीं हो सकता। तो आप लोग तो धरने पे बैठे हैं? हाँ धरने पे बैठे हैं सर। आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि हमारा पेमेंट हो, और यदि पेमेंट नहीं हुआ तो हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी शिकायत नहीं की है अभी पुलिस में? सर थाने में की है बुधवार के दिन, और वही काफी यहाँ बैंक में भी लाके दिए हैं और मौखिक तौर पे इनको शिकायत भी की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने एचडीएफसी बैंक मैनेजर से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने बैंक बंद कर इस पूरे मामले में किसी प्रकार का बयान देने से इनकार कर दिया। उधर प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने बैंक पहुंचकर बैंक मैनेजर और प्रार्थी से आवश्यक पूछताछ कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसका जल्द ही खुलासा किए जाने की बात कोतवाली पुलिस के द्वारा कही जा रही है।